हाय बच्चे। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। प्रत्येक दिन हम कह रहे हैं कि उम्मीद है आप लोग ठीक हो रहे हैं। तो हमको लग रहा है अब हमको ये कहना चाहिए कि कन्फर्म है आप ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे और बताए थे कि आज जो है ये रिलेशन का लास्ट वीडियो है। यहाँ से एक्सरसाइज रिलेशन का अब ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग को आगे फंक्शन पढ़ना होगा, तो आज इसको अच्छा से फिनिश्ड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग प्रीवियस से जो पार्ट 5 है रिलेशन का, पार्ट 5 में हम लोग देख लिए। अब पार्ट 6 ये वीडियो है, इसको देखते हैं और कम्प्लीटली समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या कि a इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच डैट 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12। आपको कह रहा है कि पूर्णांकों के समूच में ना, z दिया है तो किसके समूच में हो गया, पूर्णांकों के समूच में। पूर्णांक के बारे में आप जान ही रहे हैं, अगर z दिया है तो सीधा सीधी समझिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ना, ऐसे करके ये दे दिया है। तो कहा क्या रहा है आपको, पूर्णांकों के समूच में आपको x लिखना है, जहां x के लिए शर्त दिया है कि x 0 के बराबर या उससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन x 12 के बराबर या 12 से छोटा होगा। मतलब 0 से लेके 0 और 12 सहित उसके बीच की जो भी संख्याएं हैं वो a में है। क्लियर है, पहले समूच a क्लियर कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि रिलेशन जो लिखना है a, b के रूप में लिखना है। फिर आपको कह रहा है क्या, मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का एक गुणज है। 4 का गुणज होने का मतलब तो 4 8 12 16 0 भी, ठीक है, ये समझिएगा 0 सबका गुणज हो जाता है। क्लियर। एक ये दिया है, एक दूसरा रिलेशन भी इस पे दिया है जिसमें कह रहा है कि आर इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट ए इक्वल टू बी, ए कोमा बी के रूप में लिखना जहाँ ए और बी इक्वल होना है। एक को हम कर देंगे, इसका एलिमेंट्स लिखेंगे, बाकी स्टेटमेंट दोनों का सेम लिखाएगा, आपको लिख देना है। प्रत्येक दशा में आपको कह रहा दिखाइए कि ये जो है ना एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, हमको दिखाना है। अब देखिए तुल्यता संबंध के लिए क्या बताएं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी एलिमेंट्स, जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें जो आर में एलिमेंट्स आएंगे उसको पहले लिख लेते हैं। पहले ये तो क्लियर है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। चूँकि ए क्या होगा, पहले ए क्लियर कर लेते हैं ना। ये क्या कह रहा है कि अभी नहीं भी करेंगे तो हम समझ रहे हो ना, 0 से 12 तक करना है। इक्वल टू कितना होगा, 0 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक होगा, 12 तक हो जाएगा। अब इसके मदद से आपको ये आर लिखना है, ठीक है ना। आर में वो सभी ऑर्डरेट पेयर आएगा जो क्या कहते हैं 4 का गुणज वाला हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0,0 कन्फर्म आ जाएगा। 1 1 आर में आएगा बिल्कुल कंटिन्यू वैसे ही। 12,12 यहाँ तक आ ही जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अब फिर सोचिए क्या आएगा, 4 का गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। मॉड में 0,4 होगा कि नहीं, फिर 4,0 भी तो होगा, हो जाएगा ना। अच्छा, फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा, जो भी 4 का गुणज आते रहेगा वो आपको लिखते जाना है। 0,4 होगा, 4,0 होगा, और फिर कितना होगा 1,5 होगा ना, 5,1 होगा। ऐसे ही टोटल बहुत सारा एलिमेंट्स लिख सकते हैं आप इसमें। अब आपको इसमें ये चेक करके दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये लिखना जरूरी नहीं था, बस आपको समझाने के लिए ये चीज़ हम लिख दिए ताकि आप क्लियरली इस बात को समझ सके, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए 0,0 ना, 1,1 डैश डैश कहाँ 12,12 बिलोंग्स टू आर होना है। कंप्लीटली होगा क्योंकि हम बता रहे हैं ना, होने का रीज़न है कि अगर हम लेते हैं 1 - 1 = 0, तो 0 क्या है, 0 4 का गुणज है ना, इसलिए आर क्या है, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव है। आर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन में देखिए एलिमेंट्स ऐसा कोई आया होगा 1,5 निश्चित आया होगा, 1,5 आया होगा, 4 का गुणज है तो 1,5 आएगा ही उसमें, तो आया होगा। तो ये तो बिलोंग्स टू आर है। और फिर इम्प्लाइड एट 5,1 आया होगा उसमें, क्या 5,1 बिल्कुल आया होगा। ये भी तो देखिए 1 - 5 करेंगे तो -4 मॉड में है तो डायरेक्ट +4 हो जाएगा। 5 - 1 करेंगे तब भी तो वही हो जाएगा ना, +4, तो बिलोंग्स टू आर। यानी कैसा रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है ना। तो आप निश्चित है कि इस पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक समझ गए हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए समझते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आप लीजिए, ट्रांजिटिव इधर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को भी छोड़ते हैं, इसको घेर देते हैं।
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है इसका, इसको देखेंगे। अब फिर कह रहा है कि आप फिर कोई भी एलिमेंट्स आप ले लीजिए, आप ले लीजिए 1,5 बिलोंग्स टू आर होगा, 5,9 ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, 5,9 बिलोंग्स टू आर होगा। कंडीशन है क्योंकि मॉड ऑफ 1 - 5 करोगे तो कितना होगा, 4 होगा, फिर मॉड ऑफ 5 - 9 करोगे तब भी 4 होगा, तो ये सब 4 का गुणज है। आप देखिए 1,559 लिए हैं तो आना क्या चाहिए 1,9। अच्छा 1,9 क्या होगा, 1 - 9 मॉड ऑफ तो कितना 8 हो जाएगा, 8 तो है ना, 4 का मल्टीप्लाई है, तो यानी ये जो है 8 जो आएगा वो 4 का गुणज हो जाएगा 1,9, तो ये भी बिलोंग्स टू आर होगा ना। इसलिए कैसा रिलेशन है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। यानी क्या समझे, ये जो रिलेशन दिया है ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। सो अतः आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। कंप्लीटली आप समझ गए होंगे। बस ऐसे हम लोग चेक कर लिए कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक कर लिए, तीनों हो गया तो और सीधा सीधी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर ऐसा नहीं होता, दूसरा नंबर प्रूव करना है तो होना ही है, ठीक है। इसको लिखिए, फिर इस पार्ट को देखते हैं, ठीक। अब देखिए इसी रिलेशन का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि वही है, सब चीज़ है, जेड पर पूर्णांक पर ही देखना है, जेड इक्वल टू जो भी दिया है टोटल, ए का वैल्यू भी क्लियर यहाँ हो रहा है। आर दे रहा है क्या, A, B सच डेट ए इक्वल टू बी, A, B में वही एलिमेंट आएगा जहाँ पे ए इक्वल टू बी है, तो क्लियरली होगा। सो आर इक्वल टू क्या ले लीजिएगा बताइए, तो 0,0 होगा और फिर 1,1 होगा और यहाँ कितना होगा 12,12 क्लियर है, 12 + 12 हो जाएगा। आइडेंटिटी फॉर्म में, आइडेंटिटी फॉर्म में इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही जाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना आपको है नहीं, लिख दीजिए, चूँकि ये आइडेंटिकल फॉर्म में है, ये आइडेंटिटी रिलेशन के फॉर्म में, और हम जानते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अतः क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हाँ आगे देखिए बच्चे, आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको एग्जांपल देना है कुछ रिलेशन के, जिसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 10 में। देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव ना हो ना। आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जो क्या होना, ओनली सिमेट्रिक होना है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव नहीं होना, जो राइट का साइन है वो होना, जो कट का साइन किए वो नहीं होना है। तो देखिए इसका एग्जांपल जो हम दिए हैं, ए इक्वल टू लिए 1 2 3 सेट ए ले लिए हैं, आर इक्वल टू लिए 1 2 2 1। देखिए सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव इसलिए भी नहीं है कि 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक में क्या जो है उसका अपोजिट होना चाहिए, देखिए 1 2 है तो 1 भी है तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं, 1 2 2 1 है तो कम से कम 1 1 तो इसमें होना चाहिए था, तब ट्रांजिटिव होता है, ABC तो ये डायरेक्ट हो गया कि ये जो एग्जांपल दे दी ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गया फर्स्ट। ऐसे भी आपको पहले बोल चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन हम बताएं उसमें से देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सारा हम बनाया है जो सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप एग्जाम्पल में उसको भी डाल सकते हो या फिर इसको अलग से समझ लो। सेकंड दिया है कि ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं हो। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, ABC आना चाहिए AC ना, तो 1 2 3 में ले देखिए 1 2 2 3 1 3, क्लियर कर लियो 1 2 2 3 1 3, तो कन्फर्म है ये ट्रांजिटिव है बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इसमें है नहीं। अच्छा ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए था, क्लियर, बट वैसा है नहीं इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड जो एग्जांपल चाहिए क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना है, ट्रांजिटिव नहीं होना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है तो 1 2 3 लिए तो 1 1 2 2 3 3 ये तो होना है। सिमेट्रिक जो है उसका अपोजिट 1 2 है 2 1, 3 2 है 3 2 होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहे थे कि AB BC ना, AB BC AC। अब जैसे देखिए यहाँ पर है 1 2 ना, यहाँ 1 2 है और फिर यहाँ लेते हैं 2 3, 1 2 यहाँ समझ लीजिएगा। ट्रांजिटिव कैसे नहीं है ये समझते हैं, यहाँ 1 2 है, यहाँ क्या है 2 3, 1 2 2 3 आना क्या चाहिए 1 3, क्या 1 3 है इसमें नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो ये हो गया बट ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है जो
ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं हो। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो सिमेट्रिक नहीं हो, तो इसमें देखिए क्या ये इक्वल टू 1 2 3 ले ली, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 हो गया, कंप्लीट हो गया। ये तो सिमेट्रिक है ही नहीं, दिख रहा है 1 2 है 2 1 है नहीं, तो सिमेट्रिक है नहीं। अच्छा ये ट्रांजिटिव कैसे है? ट्रांजिटिव ऐसे ए बी बी सी ए सी, या इधर से भी सेट कर सकते हो 1 1 1 2, तो 1 2 आना चाहिए, 1 2 है ये है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो रिलेशन दिया है ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया बट सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट दिया इसका कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना है, तो यानी ये इक्वल टू 1 2 3 दे दिए तो 1 1 दे दिए, 2 2 3 3 रहेगा तभी जाके ना ये होगा रिफ्लेक्सिव। 2 2 3 3 है नहीं तो रिफ्लेक्सिव तो होने। सिमेट्रिक में क्या 1 2 2 1 है, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, 1 2 2 1 आना चाहिए, 1 1 1 1 भी है तो ट्रांजिटिव हो गया। इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 आप समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। देखिए आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा पेचीदा है बट है कुछ नहीं, थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा है। थोड़ा बुक से हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है। आपको बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समोच्च, ठीक है ना। समतल जो है प्लेन में सेट ऑफ पॉइंट्स जो है यहाँ पे दिया, समतल में स्थित बिंदुओं के समूह, समतल में जो भी बिंदु है उसका समोच्च दे दिया है, ठीक है ना। उसमें हम लोग को रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक। यानी अभी जो लेंगे 1 2 3 नहीं, जो भी लेंगे वो बिंदु ही होगा। आप समझिए पी क्यू दिया है सच डैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ठीक है ना। पी की जो है दूरी वो मूल बिंदु से क्यू के मूल बिंदु से दूरी के समान है, दोनों का मूल बिंदु से दूरी जो है समान है। तो हमको दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है, पहला कंडीशन। दूसरा फिर क्या करा कि ये दिखाइए, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब P जो है ना मूल बिंदु है नहीं, से संबंधित सभी बिंदुओं का समोच्च P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है। खैर जो भी हो देखेंगे, पहले इस पार्ट को समझते हैं, ठीक। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे देते हैं A कोमा A बिलोंग्स टू आर, इस बात का क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर देते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ ए और ए, पी और क्यू दोनों की जगह ए रखिए, तो बिंदु ए की मूल बिंदु से दूरी बिंदु ए के मूल बिंदु से दूरी के समान है। कन्फर्म होगा कि नहीं, क्योंकि किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी स्वयं के समान होगा। आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझ लीजिए, यहाँ पे है मूल बिंदु, ओके, यहाँ ये मूल बिंदु दे दिया, यहाँ पर कोई बिंदु ऐसा दर्शा लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो ए का जो दूरी है खुद ए के दूरी के समान होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यानी ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कैसा रिलेशन होगा, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा आप यहाँ पे ना स्टेटमेंट दे सकते हो कि हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी स्वयं के दूरी के समान होते हैं, बस हो जाएगा। अब फिर समझिएगा, इसके लिए फिर अगर आगे हम लिखते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। मैटर ये हुआ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, ठीक है, यहाँ ओ है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से ए के दूरी और मूल बिंदु से बी की दूरी समान है, तो मूल बिंदु से बी की दूरी और मूल बिंदु से ए की दूरी समान नहीं होगा। और यहाँ पर रख के भी आप पढ़ सकते हो कोमा बी, तो बिंदु ए की मूल बिंदु से दूरी बिंदु बी की मूल बिंदु के दूरी के समान है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे बिंदु बी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु ए की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो कन्फर्म है, ये हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई होगा। तो ये जो है आर क्या हो जाएगा, आर सिमेट्रिक रिलेशन है। समझे कि नहीं, अरे भाई समझ लो, ये 5 है, ये भी 5 है, 5 इकाई है, ये भी 5 इकाई है, तो आप समझ रहे हो कि ओ ए 5 इकाई तो भी 5 इकाई, या फिर ओ भी 5 इकाई तो ये 5 इकाई। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाई डैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी इसमें ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ अगर ए दे दिया है, यहाँ बी दे दिया है, यहाँ सी दे दिया है, तीनों दूरी दिया है इक्वल, तो मूल बिंदु से ए की दूरी मूल बिंदु से बी की दूरी के समान है। अब फिर आगे कह रहा है कि मूल बिंदु से बी की दूरी मूल बिंदु से सी के दूरी के समान है,
तो निश्चित है ए की दूरी और सी की दूरी मूल बिंदु से समान होगी, कन्फर्म है। अगर मान लीजिए ये 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तो ये भी कितना होगा 2 यूनिट, क्योंकि ए ओ ए का जो है ओ ए का डिस्टेंस कितना 2 यूनिट है, तो ओ बी का भी 2 यूनिट है, ओ सी का भी 2 यूनिट ही होगा। क्लियर? यानी अगर दिया है ए बी बिंदु ए की मूल बिंदु से दूरी बिंदु बी की मूल बिंदु से दूरी के समान है, और फिर दिया है बी सी यानी बिंदु बी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु सी की मूल बिंदु से दूरी के समान है, इसलिए बिंदु ए की मूल बिंदु से दूरी बिंदु सी के मूल बिंदु के दूरी के समान होगी। ठीक है, अतः कैसा रिलेशन होगा? आर कैसा रिलेशन है? आर ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आर तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। कंप्लीट समझ गया इसमें ना? इसमें एक और पार्ट्स दिया है, उसको पढ़ते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्या, जो सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0 0। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो समझते हैं। वहाँ कह रहा है P जो है ना, सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है P नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब P मूल बिंदु नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो आपको क्या कह रहा है ये समझिए। कह रहा है कि इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समूह P से होकर जाने वाले एक ऐसे बिंदु को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है ना? P 0 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए इस रिलेशन पर सेट करना है। P 0 0 के इक्वल नहीं है तो P की जो है मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब वो क्या है यहाँ समझते हैं। मान लीजिए कोई एक अलग बिंदु हम ले लिए, P यहाँ ले लेते हैं जो 0 0 है नहीं, P ले लिए जो 0 0 नहीं है, कोई भी बिंदु होगा। यहाँ से ये दूरी ले लेते हैं हम, ये दूरी कुछ मान ले R मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इससे दूरी जो है हमेशा समान न रहना है, रिलेशन के बेस पे हर दूरी को क्या रखना, समान रहना है। तो इससे जाने वाला मान लीजिए यहाँ R है, तो यहाँ पर कोई लीजिएगा वो कितना होगा R, यहाँ पर भी कितना होगा R, इधर भी कितना होगा R, टोटल R होगा। और इस तरह से अगर लेते जाइए सब R होते जाएगा, सब R होते जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये क्या किस चीज़ का निर्माण करेगा, ये एक सर्कल का निर्माण कर लेगा। समझ गए? यही दिखाना था हमको, क्योंकि एक निश्चित बिंदु से जो है ना अचर दूरी पर जो है बिंदुओं का समुच्चय जो हो जाता है, अचर दूरी मतलब दूरी अगर समान रहता है तो वही कहलाता है सर्कल। समझ गए? फिर से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, उससे समझ आएगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है ना? आज चूंकि यहाँ पर रिलेशन दिया था P, Q मूल बिंदु बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की जो है मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, उस पर सेट करके ये दे दिए। तो ये एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। समझ गया? चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए आगे हम लोग को समझना है। कह रहा है क्या 12 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है जो A इक्वल टू त्रिभुजों का समूह, ये क्या दिया है त्रिभुजों का समूह दिया है। R इक्वल टू कह रहा है T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। आप देखिए त्रिभुज के समरूपता के लिए जो है सबसे पहले क्लास 9th में आप देखे होंगे कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, इसके लिए 2-3 कंडीशन दिया था ना। तो समरूप होने का मतलब क्या, देखने में हूबहू एक जैसा होना। ठीक है, समरूप होने के लिए आप जो है तीनों भुजाओं का अनुपात देखे होंगे, तीनों कोण का अनुपात देखे होंगे इस तरह से, या दो भुजा या दो कोण के लिए देखे होंगे, क्योंकि दो कोण बराबर होने से तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इस तरह से जो 2-3 कंडीशन देखे थे उसी बेस पे हम लोग को डायरेक्ट उस डिटेल में हम लोग को नहीं घुसना, हम लोग को बस ये जानना है कि दो त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप दिया हुआ है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये मार्कर है ना, ये देखने में खुद के जैसा होगा कि नहीं, ये देखने में खुद के जैसा होगा, यानी कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होते हैं। क्लियर है कि नहीं? कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज अगर 1 लेते हैं तो ये जो है ना ये समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज 1 के।
क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होते हैं। यानी अगर हम ऐसा लिखते हैं त्रिभुज वन के समरूप होते हैं, तो इसको लिख दे ए अगर मान लेते हैं तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है ना। यानी कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होते हैं, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर कैसा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव। उसके बाद देखिए दे दिया, यदि ध्यान रखना है त्रिभुज वन समरूप है त्रिभुज टू के, तो इम्प्लाई डैट टू भी किसके समरूप होगा? त्रिभुज टू समरूप होगा त्रिभुज वन के। ये कन्फर्म है होगा, इसलिए भी कि अगर त्रिभुज वन देखने में हूबहू त्रिभुज टू के समान है, त्रिभुज टू भी तो देखने में हूबहू त्रिभुज वन के समान होगा ना। ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा तो इसलिए डायरेक्ट अगर हम इसको ए इसको बी लेते हैं तो ए कोमा बी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइड एट कितना? बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर ना। यानी कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद देखिए फिर दिया है क्या? यदि त्रिभुज वन समरूप क्या है? त्रिभुज टू। फिर कोमा दे दिया त्रिभुज टू समरूप है कितना? त्रिभुज थ्री। तो कन्फर्म रहिए, तो त्रिभुज वन समरूप होगा त्रिभुज थ्री। मैटर समझते हैं कैसे? मैटर ये है कि त्रिभुज वन त्रिभुज टू के समरूप है, मतलब त्रिभुज वन हूबहू देखने में किसके जैसे है? त्रिभुज दो जैसा। और त्रिभुज दो जो है देखने में हूबहू त्रिभुज तीन जैसा है ना। यानी त्रिभुज एक त्रिभुज दो जैसे, त्रिभुज दो त्रिभुज तीन जैसे, तो निश्चित है एक भी तीन जैसे होंगे। चूँकि एक दो जैसे हैं, दो तीन जैसे हैं, तो निश्चित है एक तीन जैसे होंगे। तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी कैसा रिलेशन हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप बताइए, आपको बता चुके हैं कि जो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, वो कैसा कहलाएगा? तुल्यता संबंध। यानी स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सममित, ट्रांजिटिव, संक्रामक, यानी तीनों संबंध हो गया तो यह एक तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ पर लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद फिर देखिए, फिर आपको दिया है क्या? आपको दिया है कि भुजाओं, इसी में आगे क्वेश्चन का एक पार्ट है, कह रहा है क्या? भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। एक त्रिभुज दिया है T1, देखिए उसका वर्णन करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से समझते हैं। यहाँ से कह रहा है क्या? T1 जो है ना समकोण त्रिभुज है, भुजा दिया है 3, 4, 5, ठीक है। T1 भुजा दिया 3, 4, 5। कह रहा है क्या आगे? भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। कह रहा T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है ना। तीन अलग अलग त्रिभुज दिया, तीनों। एक T1 दिया है, फिर एक दिया है T2। देखिए T2 कितना दिया है? T2 दिया है 5, 12, 13 और फिर एक T3 दिया है 6, 8, 10। क्लियर है? अब देखिए ये तीनों में कौन एक दूसरे से रिलेटेड है, ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ये समझिएगा, समरूप त्रिभुज के लिए हम लोग जाने थे, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ठीक है। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। संगत मतलब प्रथम भुजा के अनुपात, द्वितीय के अनुपात, तीसरा के अनुपात। तो तीनों भुजाओं की माप दिया, तीनों त्रिभुज में तो रिलेशन निकालना है। देखिए 3 और 5, यहाँ 3 और 6, ठीक है, समझ जाइए। यहाँ 4 और 12 दिया, यहाँ 4 और 8 दिया है, फिर यहाँ दिया 5 और 13, यहाँ 5 और 10, इस तरह से दिया है। तो 3/5, 4/12 कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर करते हैं 3/6, 1/2 हो जाएगा। 4/8 कितना होगा? 1/2। 5/10 कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये दोनों जो है इसकी संगत भुजाएं किस में है? एक ही अनुपात में है। यानी T1 और T2 क्या है? ये T1 और T3 क्या है? समरूप है। T1 समरूप होगा T3 के। T1 किसके समरूप हो जाएगा? T3 के। यही दोनों में रिलेशन है। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।
देखिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या करा है कि समस्त बहुभुज के समभुज ए में, बहुभुज समझते हो ना, मतलब बहुभुज जो मतलब भुजाओं से बंद आकृति जो बन सके। भुजाओं से बंद आकृति कौन कौन होता है, जैसे देखिए त्रिभुज हो गया ना, आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, बहुत सारा मतलब हो जाएगा, पंचभुज, षष्ठभुज, जो भी सीधा सीधी बंद आकृति जो बनता है, सीधा 3 भुजा या 3 से अधिक भुजा वाला जो भी हो जाएगा आकृति, वो हो गया बहुभुज। ठीक है, तो उसमें भुजा की संख्या होगा। तो यहाँ जो है समस्त बहुभुज के समूह आ गया, यानी ए में त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, जो भी है सब इसमें, मतलब समस्त बहुभुज का वो समूह दिया हुआ है। उसमें से हमको रिलेशन लिखना है, उसमें से रिलेशन लिखना है क्या, P1 P2 दो बहुभुज दिया है, उसमें कह रहा है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस रिलेशन को डिफाइन करके आपको दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। काफ़ी इजी है, मतलब जैसे समरूप वाला क्वेश्चन देख लिए, पेजों की संख्या समान वाला क्वेश्चन देख लिए, तो पेजों की संख्या समान वाला जो क्वेश्चन देखे थे, इसमें क्या करना है, पेज की जगह भुजा है, भुजा की संख्या समान है। आप सोचिए जैसे इसमें अगर हम देते हैं ए कोमा ए ना, ए कोमा ए देते हैं, सबसे पहले आप समझ जाइए कि स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट लिखना है वो लिख सकते हैं, बट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए कोमा ए अगर हम दे देते हैं बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बहुभुज है, पहले तो ये बहुभुज है, यहाँ ए रख दिए, ए तथा ए की भुजाओं की संख्या समान है, कन्फर्म है। कोई किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या स्वयं के समान होते हैं, आप लिख सकते हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्वयं के समान होते हैं, यानी निश्चित है ये कोमा ये बिलोंग्स टू आर, और बाकी ये चीज़ लिखे हुए हैं, और उसके बाद अगर इतना देते हैं आप तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। तो आर क्या है, आर रिफ्लेक्सिव है। क्लियरेंस के लिए आपको बता दें कि आप जो है ना स्टेटमेंट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा से इसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है ना, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, बट आप वो लिख दीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं वो चीज़ लिख देना, हम न्यूमेरिकल बेस पे खाली कर रहे हैं, आपको स्टेटमेंट लिख देना चाहिए। ठीक है, आप लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको समझने में भी ज़्यादा मदद मिलेगा। बाकी हम तो समझा ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब फिर देखिए आगे क्या दिया है, फिर दिया है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे स्टेटमेंट में, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे रख के देखिए जो रिलेशन दिया उसी में से तो हम ऑर्डर रिपेयर निकाल रहे हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब हो गया ए तथा बी की भुजाओं की संख्या समान है, ऐसा है, ए और बी के भुजाओं की संख्या समान है। मान लो ए में 3 भुजा है, बी में भी 3 भुजा है, तो इम्प्लाइड एट बी कोमा ए, इम्प्लाइड एट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए और बी में अगर भुजाओं की संख्या समान है तो बी और ए में भी तो भुजाओं की संख्या समान होगा। मान लो ये त्रिभुज है, बी त्रिभुज है, तो बी त्रिभुज है तो ये त्रिभुज नहीं होगा, कंफर्म हो जाएगा। तो निश्चित है ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए जैसे ए कोमा बी दे दिए बिलोंग्स टू आर, और फिर कितना बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट कितना ए कोमा सी, देख लेते हैं क्या होता है। पहले ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर दिए, तो फिर क्या करें, इसमें रख के चेक कीजिए, ए कोमा बी रख दीजिए, यानी क्या हो गया, ए तथा बी की भुजाओं की संख्या समान है, ए तथा बी की भुजाओं की संख्या समान है। फिर देखिए उसमें क्या रखिएगा, बी सी, बी तथा सी की भुजाओं की संख्या समान है। अब सोचिए ए और बी के भुजाओं की संख्या समान है, ए में मान लीजिए 4 भुजा है तो बी में भी कितने भुजा हो गया, 4 भुजा। ठीक है, ए में भुजाओं की संख्या 4, बी में भुजाओं की संख्या 4, ए और बी क्लियर हो गया। फिर कह रहा है बी में भुजाओं की संख्या 4 तो सी में भुजाओं की संख्या 4, तो बताइए ए और सी में क्या होगा, ए और सी में भी तो 4 4 होगा, यानी हो गया क्या, ए बी अगर दे दिए तो ए तथा बी के भुजाओं की संख्या समान है, बी सी दे दिए तो बी तथा सी के भुजाओं की संख्या समान है, फिर ए सी दे दिए तो ए तथा सी के भुजाओं की संख्या समान है, बिलोंग्स टू क्या होगा, आर हो जाएगा ना, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो डायरेक्ट लिख देंगे अतः आर क्या है, अतः आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कंप्लीट है। फिर क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स और दिया है नीचे, क्वेश्चन में नीचे में क्या दिया है ये समझ लीजिए।
फिर कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्च ए के सभी अवयवों का समुच्च ज्ञात कीजिए। समझ लीजिए, पहले तो इसमें टोटल बहुभुज है, समुच्च समस्त बहुभुजों के समुच्च है, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ को कह रहा निकाल रहे हैं, इसमें से एक त्रिभुज निकालते हैं। एक त्रिभुज निकाल लिया जिसकी भुजाओं की माप क्या है, भुजाओं की माप है 3, 4, 5 ना। कह रहा है क्या, तो इससे संबंधित समुच्च ए के सभी अवयवों का समुच्च ज्ञात करें। अब बताइए त्रिभुज है तो इसमें से क्या होगा, इसमें सोचिए चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, बहुत सारा जितना बहुभुज संभव है वो टोटल होगा, उसमें से एक त्रिभुज निकालें तो इससे संबंधित क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्च नहीं होगा। खाली आपको न कन्फ्यूज करने के लिए 3, 4, 5 दिया है, अरे 3, 4, 5 दे तो भुजा से मापे न दिया, लेकिन बना कौन चीज़, बहुभुजे न बना। और कैसा बहुभुज बना, त्रिभुज बना। तो इससे संबंधित जो समुच्च होगा वो क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्च, सभी त्रिभुजों का समुच्च। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप ऐड कीजिए।